नमस्कार, मेरा नाम विजय रैना है और आप देख रहे हैं द कश्मीर डायलॉग यूट्यूब और ये फेसबुक चैनल। व्यूअर्स, आप सबों से अनुरोध है कि हमारी ये चैनल द कश्मीर डायलॉग को आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस चैनल को सपोर्ट भी करें, क्योंकि जिस हिसाब से आप अभी हमें सपोर्ट करते आ रहे हैं और ये 5,000 से ज़्यादा का परिवार बन चुका है, ये सब आप लोगों की वजह से है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही जो आप प्यार और दुलार हमारे इस चैनल को देते हैं, ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा। तो आज का जो विषय है, ये बहुत एक गंभीर विषय है जिस पे हमें आज बात करनी है। ये विषय ये है कि जो कश्मीर में जो 89 और 90 का समय जब शुरू हुआ था, उस टाइम कश्मीर में क्या हुआ था कि कश्मीर में टारगेटेड किलिंग शुरू हुई थी और कश्मीरी पंडितों को मारना शुरू कर दिया गया था और खास तौर पर ऐसी शख्सियतों को जो हमारे कश्मीरी पंडित समाज के रहबर लोग थे, जो रास्ता दिखाने वाले थे, इंटेलेक्चुअल क्लास थे, ऐसे लोगों को जो लीडर्स थे कश्मीरी पंडितों के, वकील थे, राइटर्स थे, इस तरह के जो लोग थे जिसको ना केवल कश्मीरी पंडित फॉलो करता था, कश्मीरी मुसलमान भी उनको फॉलो करते थे। तो ऐसी शख्सियतों को मारा गया, उनको शहीद किया गया ताकि कश्मीर को किसी तरीके से आजादी मिले। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ जो आज शख्सियत है वो है राजेंद्र प्रेमी जी, जो कि खुद जिनके परिवार के जो इनके पिताजी एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, एक ऑथर थे, उनने दर्जनों किताबें लिखी थी। इनके ब्रदर को भी किल किया गया था, इनके फादर साहब को भी। तो ये उस ट्रेजेडी से निकले हैं। तो मैं स्वागत करता हूं राजेंद्र प्रेमी जी का अपनी चैनल द कश्मीर डायलॉग में इस गंभीर विषय पे बातचीत करने के लिए। राजेंद्र प्रेमी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे ये चैनल द कश्मीर डायलॉग में। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप इस विषय पे काफी चर्चाएं कर भी चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे। और आज का जो आपने विषय चुना है ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि कल हम नवरे मना रहे हैं और त्यागी शेरी भट्ट कहिए या सहभट्ट कहिए, उसने भी अपने साहस का जो बलिदान दिया, उसने भी अपनी अक्ल और दानिशमंदी का सबूत दिया। उनको याद करने के लिए आज हम उन शहीदों को भी यहाँ पे श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं, अपने श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं, श्रद्धा सुमन उनको भेंट करने आए हैं, श्रीभट्ट को, सहभट्ट को या शेरी भट्ट को, क्योंकि नवरेह मनाया जा रहा है। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम सुनने वालों को, तमाम दर्शकों को और जो भी किसी कारण से हमारे साथ नहीं जुड़ पाए उनको भी मेरा तहे दिल से नवरेह पोस्ट, आज नवरेह मावस है, नवरेह मावस का भी उनको भी पोस्ट। और कल नवरात्रि की पहली है, जिसको हम कश्मीरी भाषा में आमतौर से कश्मीरी मुसलमान भी और कश्मीरी पंडित भी नवरेह के तौर पे मनाते हैं। इस शुभ अवसर पे मेरी हार्दिक शुभकामनाएं सबको। और आज के विषय पे बात करते हुए मुझे 2-3 बातें जल्दी जल्दी से मेरे मन में आती हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। 1986 से ही ये आतंकवाद का दौर शुरू होता है और रिहर्सल हमारे डिस्ट्रिक्ट से ही की गई। इस सारे प्रोग्राम की रिहर्सल में अगर वो कामयाब नहीं रहे, लेकिन किसी हद तक वो इसमें कामयाब रहे। और 1986 में अनंतनाग में हम लोगों ने ये पीड़ा झेली, लेकिन किसको मालूम था कि हमारी इंटेलिजेंस फेल हो जाएगी, हमारी फौजी मशीनरी फेल हो जाएगी, हमारा पुलिस फेल हो जाएगा, हमारा लॉ एंड ऑर्डर फेल हो जाएगा और हमारी जो है बाकी एजेंसियां जो जिनके ऊपर सुरक्षा का दारमदार था, जैसे सिक्योरिटी एजेंसीज, बाकी एजेंसीज, तो ये तो एक माहौल सा बना हुआ था उन दिनों। 90 में 99 से ही शुरू हो गया और इसमें जितने भी हमारे कश्मीरी पंडित लोग थे, जो जाति और जो समुदाय को
जरूरत के समय पे अपना योगदान देते थे, वो समझाते थे, वो इसकी रहबरी करते थे, वो हमें मार्गदर्शन करते थे। इसीलिए उन्होंने इन लोगों को चुना, ताकि एक मार्गदर्शन खत्म हो, ताकि एक उनके ऊपर जो साहस हो वो खत्म हो, ताकि समुदाय का जो रीढ़ की हड्डी है ये लोग, इसको ही खत्म किया जाए, एक त्रासदी मचाई जाए और इन लोगों को यहाँ से किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी कीमत पे यहाँ से वादी से बाहर किया जाए। और सबसे पहले उन्होंने ऐसे ही समुदाय के एक चमकते सितारे को, पंडित टिकलाल टिपलू जी शहीद को उन्होंने शहीद कर दिया। ये 14 सितंबर का दिन था, मुझे याद है 1989 में। तो उसके बाद गिनती ही नहीं रही। उसके बाद पंडित प्रेमनाथ भट्ट साहब अनंतनाग के एक माशूर और मारूफ एडवोकेट थे, समाजी कारकुन थे, और काफी लोगों की उन्होंने खिदमत की है। और इसी श्रृंखला में फिर वो पंडित नीलकंठ गंजू साहब जो रिटायर्ड जस्टिस थे, और पंडित लासा कोल थे, और काफी लोग थे। और मार्च अप्रैल के महीने में हमारे घर को भी इन्होंने उजाड़ दिया, और मेरे पिताजी को और मेरे भाई को दोनों को किडनैप करके उनको भी शहीद कर दिया। लेकिन आज जिस विषय पे मैं चाहता हूं कि और लोगों की इसमें हमें सहायता मिले, और हमसे उनको कुछ सहायता मिले, जो भी पीड़ित परिवार हैं, जो भी शहीद हुए परिवार लोगों के परिवार हैं, उनसे हम एक कनेक्ट कर पाए आपकी चैनल के माध्यम से, क्योंकि कुछ ऐसे विषय हैं जो अभी तक दबे रहे हैं, और जिनको मैं व्यक्तिगत तौर से काफी समय पे उचित समय पे उभारता रहा हूं। लेकिन आज साधन भी है हमारे पास, आज सब कुछ है हमारे पास, तो क्यों ना इसका प्रयोग करके इस दबी हुई पता लगे कि हमारा दर्द क्या है, हमारे साथ क्या बीती है, इस पीड़ा को, क्योंकि लोगों ने हमारी पीड़ा को अपनी बिजनेस बनाया है। राजेंद्र जी, मैं थोड़ा सा पूछना चाहूंगा आपके, राजेंद्र जी मैं कुछ थोड़े से सवाल करूंगा। मैं चाहूंगा कि सवाल मैं करूंगा और आप उस पर जवाब दे दें। तो पहले मुझे एक बात बताइए कि ये जो कश्मीरी पंडितों के साथ जो वहां किया गया, जो हमारे जो इंटेलेक्चुअल क्लास थे, जो हमारे लीडरशिप थी कश्मीरी पंडितों की, रीजन क्या हुआ कि इनको ही क्यों टारगेट किया गया? ये तो मुझे लगता है आजकल मुझे इसमें कोई संकोच नहीं है ये कहने में कि अब तो ये एस्टैब्लिश हो गया है, और उसी चीज से हम भी एजुकेट हुए हैं कि जब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का जजमेंट आ गया, उन्होंने भी इन चीजों को देखा, इन चीजों को सुना, और जब उनका फुल बेंच कमीशन का जजमेंट आ गया, तो उन्होंने कहा कि आतंकवाद जो कश्मीर में हुआ, उसका मेन मकसद ये था कि कश्मीर को भारत से अलग किया जाए। या तो फिर वो या तो आजाद रहना चाहते थे, या किसी और देश के साथ में वो जुड़ना चाहते थे, लेकिन बेसिक कारण यही था कि भारत से वो छुटकारा चाहते थे, और मूल कारण यही था। और इस सारे खेल में, इस सारे विषय में कश्मीरी पंडित को ही एक भारत का एम्बेसडर, एक भारत का नागरिक, एक सच्चा भारतीय माना जाता था, हिंदुस्तानी माना गया है, और आज भी है। इसीलिए मुझे लगता है सबसे बड़ी बात ही नहीं, तो हमारे लोगों ने ही, जो हमारी लीडरशिप थी, जो हमारे विद्वान थे, जो हमारे दानिश्वर लोग थे, जो हमारी इंटेलेक्चुअल कौम थी, जो हमारे बड़े बड़े ये शाइनिंग स्टार थे, उनको ही क्यों उन्होंने टारगेट बनाया? उन्होंने क्या बिगाड़ा था किसी का? उन्होंने इसलिए इनको टारगेट बनाया क्योंकि ये भारतीय रिप्रेजेंटेशन थी कश्मीर में। भारत इनसे ही झलकता था, भारत इनसे ही दर्शता था वहां पे, और भारत इनके ही कारण से, मुझे ये कहने में कोई दिक्कत नहीं, कोई संकोच नहीं। और इसीलिए कश्मीरी पंडितों को आज भी उन्हें मालूम है हम क्या कहते हैं इन्हें, और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं, क्योंकि ये भारतीय एलिमेंट था। जो जहां पे मिला पहले इन्होंने कहा कि एक को मारो, 10 को उसका उसमें खो पैदा करो, उसमें दर्द पैदा करो, उसमें पीड़ा करो। राजेंद्र जी मुझे बताइए कि जो ये हमारे जो ये लीडरशिप जिनको एक एक करके मारा गया,
क्योंकि आप जो ये फैमिलीज हैं जिनके अपने लोग जो उनके अपने किसी का पिता था, किसी का भाई था, किसी का पति था, तो जो उनके उन्होंने खोए, उनके मारे गए, तो आपके हिसाब से, क्योंकि इस पे आप काम कर रहे हो, तो आपके हिसाब से कितनी ऐसी फैमिलीज होंगी, कितने ऐसे लोग जो है विक्टिम्स जो हैं, कितने, आपके पास कोई संख्या है? बहुत बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने विजय जी, बहुत ही अच्छा रिलेवेंट प्रश्न किया आपने। सरकार से जब हमने आंकड़े मांगे तो सरकार के पास 209 लोगों की ही सूची है, क्योंकि एफआईआर ही नहीं उन्होंने रजिस्टर किए। और जिसने एफआईआर करना रजिस्टर करना भी चाहा उस वो तो नहीं माने। इन लोगों ने बेदर्दी से लोगों को जब मार दिया, और इनकी अब तो बेटा कराटे ने ऑन रिकॉर्ड्स कहा कि मैंने 20-22 लोगों को जब मारा, फिर उसके बाद मेरे पास गिनती ही नहीं। अपने दोस्त को मारा, अपने पड़ोसी को मारा, और भी जो कोई पंडित उसको मिल गया उसको मुश्क आती थी, उसको उसकी वो उनको बू आती थी कि ये पंडित है, इसको मार दो। लेकिन जो जितने भी एफआईआर हुए हैं वो 200 नाम हैं सरकार के पास, और जो आंकड़े हमारे पास आ गए हैं वो 200 नाव के ऊपर नहीं जाते। अभी जो हमारे पास आंकड़े हैं, इसमें मैं आपको बताऊं, मैं प्रशंसा करूंगा संजीवन शारदा केंद्र का। मैं उनकी तारीफ करूंगा इसलिए कि उन्होंने पहले दिन से ही इसका एक रिकॉर्ड रखा है और उनके पास एक ऑथेंटिक लिस्ट है। मैं प्रशंसा करूंगा जम्मू कश्मीर विचार मंच दिल्ली का, जिन्होंने भी इसका हिसाब किताब रखा, लेखा जोखा रखा, और सब लिस्ट जो उनके पास में है वो भी ऑथेंटिक मानी गई है। और जो मैंने व्यक्तिगत तौर से पिछले 5 साल 6 साल में बनाई है, और जो काफी लोगों ने सराहा है, जो अथॉरिटीज ने भी सराहा है, और जिसको ऑथेंटिक माना गया है, वो उसका मैं कंपाइलेशन आज दोबारा से करता हूं। और आपके लगभग कितने माध्यम कितने से कितने आपके हिसाब से, जो आप लोगों ने जो काम की, जिन भी ऑर्गेनाइजेशंस का आपने नाम लिया, तो आपके हिसाब से जो 209 गवर्नमेंट बता रही है, और आपके पास क्या आंकड़े हैं? ये उससे 5 गुना ज्यादा है जो उनकी गोली से शहीद हो गए। हम उनको भी तो शहीद मानते हैं हजार जो से जंगल ऊपर। में आकर के गर्मी से मर गए, जो सड़क के हादसे में मर गए, जो गाड़ी के हादसे में मर गए, और ये तो शहीद ही हो गए। और जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में ये सारा ब्यौरा है। और मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बार बार रिक्वेस्ट की है, और आज भी लगा हुई है रिक्वेस्ट करने में। और मैंने भी हाल में जम्मू में एक सभा नहीं, एक दोस्ती का सर्कल मित्राचारी में मैंने बात की, और 2-4 लोगों ने इसको सराहा जो मैंने उनके साथ में साझा किया कि मैं इस विषय पे काम करता हूं। उन्होंने कहा हमें मालूम है, और वो लोग भी इस मैदान में अब कूद पड़े हैं। और बहुत अच्छी बात है। मैं तो मुझे बताइए आपकी कि गवर्नमेंट ने क्या इन परिवारों के लिए, जो ये परिवार जिनके ये शहीद हो गए, जिनके घर वालों को मारा गया, जो ये आंकड़ा जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, तो क्या गवर्नमेंट ने इन परिवारों के लिए कोई कंपेंसेशन, कोई सुध इनके लिए, कि बस ऐसे ही ऐवाश? इसमें भी मेरा ये कहना है और मेरा ये मानना है कि हमने जो हमारे समुदाय ने जो डिस्क्रिमिनेशन फेस की है, और जो डिनाइल फेस की है, और जो डिप्राइवेशन फेस की है, उसका तो मुझे लगता है पूरे संसार भर में, पूरे विश्व भर में उसकी कोई दूसरी ऐसी मिसाल मिलना बहुत मुश्किल है। जहां जहां पे अब ये इनको शहीद किया गया, उनके परिवारों में से कोई भी लोग ने सरकार को उनका दरवाजा नहीं खटखटाया न्याय के लिए। और सरकार के पास एक पॉलिसी, स्टैंडिंग पॉलिसी थी, जिसमें यह बताया गया था कि 1-1 लाख का मुआवजा दिया जाए और 1-1 नौकरी दी जाए। जो हमारे पास जो इस समय आंकड़े हैं, मुझे लगता है कि 50 से 60% के बीच में बिल्कुल कम प्रतिशत को ये एक तो नौकरियां मिली हैं, और एक दूसरा कंपनसेशन मिला है। इसीलिए मैं समझता हूं कि वहां पे भी सरकार के पास ये आंकड़ों की कमी है, आंकड़े पूरे नहीं है। मैंने इसमें बहुत कोशिश की है। मैंने सरकार से दोबारा ये गुहार लगाई है कि जरा आप हमें बताइए कि कितने लोगों को आपने ये सुविधाएं दी हैं जो आपने निश्चित करी थी इसके लिए। आरटीआई तो किया होगा जो मैं हाल ही में जो हमने बात की, उसमें काफी लोगों का सहयोग आ रहा है, और उन्होंने अपने सरकार में, क्योंकि जम्मू की सरकार जम्मू में रहने वालों के लिए ज्यादा नजदीक है, दिल्ली में हम विस्थापन में रह रहे हैं और हमारे लिए थोड़ा सा दूर है वो। और लोगों ने एक ग्रुप बनाया हुआ है,
वो अभी उसका ब्यौरा आपके सामने आएगा कुछ जी, ही जी, दिनों जी। में। तो वो मांग रहे हैं, क्योंकि मैंने 5-10 दिन पहले एक मैसेज में डाला था कि जिनके घरों में ऐसा हुआ है, अगर एफआईआर रजिस्टर हुई है, तो सरकार से आप ये रिक्वेस्ट करिए ईमेल द्वारा, वो एफआईआर की कॉपी लगा जी, के जी, जी। कि तो इसमें राजेंद्र जी रीओपन करो ये केस। मुझे राजेंद्र किसी जी एक बात केस में बताइए। जी, जी, राजेंद्र जी एक बात बताइए कि जो भी ये किलिंग्स वहाँ कश्मीर में हुई हैं, बहुत सारे लोगों की जो है जो रिपोर्ट भी नहीं हुए और बहुत सारा जो हमने सुना है कि उनकी बॉडीज़ भी नहीं मिली। क्या ऐसे बहुत केसेस भी हैं? बहुत क्या बहुत उनके बारे में बहुत कुछ बहुत पता है आपको? बहुत पीड़ा होती है ये कहने में, लेकिन ये कहना बहुत आवश्यक है। हुँ, कई लोगों के तो एफआईआर ही दर्ज नहीं किए गए। हुँ, कई लोगों के तो एफआईआर मतलब वो लिए भी गए लेकिन उनको रजिस्टर नहीं किया गया। कई लोगों की एफआईआर का उन्हें पता भी नहीं है कि ये लोग मरे हैं। इन लोगों को हमने तो मार दिया है। उनका कुछ पता भी नहीं लगा, उनकी बॉडीज़ नहीं, नहीं क्या मिली? क्या पता रखेंगे, क्या पता, लोग तो भागने पे मजबूर हो गए ना इसीलिए। और हुँ, आज आज की स्थिति में कल परसों ही बात कर रहा था 2-4 अपने मित्रों से, वो कह रहे थे कि वहां पे साहब हमारे गांव में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में इतने लोग थे, इतने लोग शहीद हो गए हैं, सरकार क्या कर रही है कि 15 लोगों तो की लिस्ट हमें मिल रही है वहां यहाँ कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से, जबकि 36 लोगों की लिस्ट हमने कंपाइल की है। श्रीनगर जो से अभी मिसिंग है। लिस्ट श्रीनगर की लिस्ट अभी अभी साझा हो गई है, उसमें वो 91 लोग कह रहे हैं। बाकी लोग कहाँ गए? हुँ, क्या बाकी हुँ, लोगों के लिए सरकार नहीं थी? हुँ, अभी हुँ, वहां बड़गाम डिस्ट्रिक्ट से 36 लोगों की लिस्ट आ गई है सरकार से। वहां पे तो कह रहे हैं 100 से ज्यादा लोग थे। हुँ, अभी जम्मू में आपके ही लोग, हमारे ही कुछ दोस्त इस पे काम कर रहे हैं, वो जमा कर रहे हैं। मैं तमाम पीड़ित परिवारों से, क्योंकि हर एक घर को हवा लगी है इस मिलिटेंसी से, और अगर कहीं पे मेरा कोई रिश्तेदार, वो दूसरे का चचेरा भाई हो सकता है, ममेरा भाई हो सकता है, फुफेरा भाई हो सकता है, और भी रिश्तेदारी में कहीं भी तो लोग हो सकते हैं, तो जी, मैं जी। सबसे अपील करता हूं कि भाई आप आइए और जुड़िए, इस हुँ, संस्था के साथ जुड़िए और तो अपना अपना। राज अच्छा देखो, जी, जी। दूसरी बात क्या हुई है, जो अब बी पार्ट है आपके क्वेश्चन का, वो ये कि कई लोगों को उनकी आइडेंटिफिकेशन ही नहीं हुई। हुँ, हुँ, हमारे हुँ, अनंतनाग टाउन से एक मित्र थे और रिलेशन में भी थे। वो एक ऋषि खानदान का एक लड़का था। वो नौकरी में गया था लद्दाख, वहां से लौटा अपने घर को देखने के लिए, क्योंकि शिवरात्रि पे वो घर आता था। वहां पे हुँ, देखा उसने, वो लोग तो चले गए यहाँ पे, उसको मालूम नहीं था, उसको किडनैप करके मारा गया। और बाद में 2-3 दिन के बाद हमने पेपर में ये पढ़ा कि किसी अनआइडेंटिफाइड बॉडी को उन्होंने, दे हैव बुरीड हिम, उसको हुँ, सुपर दिखा किया। बाद में ख़ास जब किया। पता चला कि उसकी अंगूठी पे ऋषि लिखा था, उन्होंने समझा शायद ये मुसलमान ऋषि होगा, इसलिए हुँ, इसको हुँ, शुभ। और सरकार अभी भी इस त्रासदी पे चुप है। यहाँ पे 2-3 लोगों की कल ही मैंने कहानियां सुनी है, कैसे उनकी लाशें वहां खेतों में फेंकी गई। हुँ, तो मैं हुँ। चाहता हूं तो कि मुझे जिनके घर, बताइए कि राजेंद्र जी, चूँकि आप फ्रंट लाइन वर्कर हैं, अभी सोशल एक्टिविस्ट हैं और ऐसी फैमिलीज़ जो जिनके साथ ऐसी ट्रेजेडीज़ हुई हैं, उनके लिए आप इतना सारा काम कर रहे हैं। तो मुझे बताइए कि क्या जो हमारा जो कानून है, हिंदुस्तान का कानून, क्या आपने इसके लिए कोई पहल की कि आपको इंसाफ मिले, इन परिवारों को इंसाफ मिले? कोई आपने काम इसके किया? लिए हमारी एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है पम्मू कश्मीर, हुँ, उन्होंने एक जिनोसाइड बिल बनाई है, क्योंकि ये तो जिनोसाइड ही है। जी, जब जी। हम जिनोसाइड पे आर्गुमेंट कर रहे थे यहाँ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में, तो उसमें रिकॉर्ड है मेरा नाम। मैंने हुँ, जिनोसाइड के लिए इतनी लड़ाई की है और इतना आर्गुमेंट, फिजिकल लड़ाई तो हम नहीं कर सकते, हम हुँ, हुँ, आर्गुमेंटल लड़ाई कर सकते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। फिजिकली मैं तो बहुत कमजोर आदमी हूँ, जी। लेकिन जो आर्गुमेंट हमने रखे, जो आंकड़े हमने रखे, अभी हुँ, तो मैंने हुँ, हाल हाल ही में सुना कि कितने ब्यूरोक्रेट, एक ब्यूरोक्रेट है हमारा मित्र दोस्त कश्मीरी मुसलमान, उसके फादर को इन्होंने मारा है। हुँ, कोई हुँ, एक हमारे सांसद हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। जी। अभी मैं परसों ही सुना कि उनके फादर को भी उन्होंने शहीद कर दिया। हुँ, हमारे हुँ, ये सजाद लोन साहब है, उनके फादर को उन्होंने मार दिया। हमारे हुँ, मीर हुँ। भाई साहब, मीर मौलाना फारूक, मौलवी फारूक साहब है, उनके फादर को मारा गया। जी, तो जी, ये जी, जो है बिल्कुल। एक हुँ, हुँ, सेक्युलर, एक जो है, लेकिन लेकिन अरे साहब, हमने क्या बिगाड़ा था किसी का? हम इनके काम आते थे, हम इनके दुख दर्द में इकट्ठे शामिल हो जाते थे।
और हमको बिना किसी कसूर के, बिना किसी उसके हम पे ये इन्होंने त्रासदी की। और इसके संज्ञान के लिए हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से थ्रू सुप्रीम कोर्ट एक चीफ जस्टिस और मुकर्रर हो, न्यायाधीश इसके लिए मुकर्रर हो, और एक फास्ट ट्रैक कोर्ट, क्योंकि आज तक रिकॉर्ड है कश्मीरी पंडित जितने भी लोग शहीद किए गए, किसी केस में आज तक किसी को सजा नहीं मिली। हालांकि पिछले 2 महीनों में मैंने सुना कि मौलाना उमर फारूक साहब के पिताजी शहीद मौलवी फारूक के उस शहादत के सिलसिले में कई लोगों को उन्होंने दबोच लिया, पकड़ लिया, और उन्होंने मान भी लिया, और उन्होंने इस केस को इन्वेस्टिगेशन किया करके उनको अब मालूम नहीं क्या सजा दी, क्या नहीं सजा दी। जी, मैं समझ गया। तो मुझे बताइए राजेंद्र जी कि जो ये शहीद परिवार हैं, जिनके ये प्रॉब्लम्स हुई है, रोड पे बेचारे आ गए, आज उनकी क्या स्थिति है? क्योंकि आप उनके साथ कनेक्शन में होंगे जरूर, इन परिवारों के साथ, उनकी क्या स्थिति है? 35 साल हुए, 90 से हम निर्वास हो गए, हमारा हॉलोकास्ट हो गया, हमारा जिनोसाइड हो गया, हमारी ह्यूमन राइट्स वायलेशन सारी हो गई, और जितनी भी त्रासदियां हो गई हैं, जो एट्रॉसिटीज हुई हैं, सब लोग अपने अपने घर को चलाने के लिए एक सर्वाइवल ऑफ स्ट्रगल उसी में लग गए कि ताकि हम किसी जगह पे बैठे और इसकी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दें। अब 35 साल हो गए, कई परिवारों ने तो अब ये भूल दिया है, क्योंकि निकलता कुछ नहीं, न्यायाधीश से कुछ नहीं मिला। कई लोग मुझे कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से आपको क्या मिला, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है अपने देश के न्यायालय पे, मुझे विश्वास है पूरा अपने भगवान पे, और मुझे पूरा विश्वास है अपने निर्दोष होने पे, मुझे पूरा विश्वास है पूरी समुदाय पे कि बेगुनाह। आपने अभी प्रेमी जी आपने नाम लिया सुप्रीम कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट में जो आपका, मैंने सुना कोई केस पहले से ही वहां चल रहा है और उसको शायद हाई कोर्ट जम्मू में शिफ्ट कुछ किया गया है, तो उसके बारे में बताइए कि क्या स्थिति है इसका। जी हाँ विजय जी, बहुत ही रेलिवेंट नुक्ता उबारा आपने। आजकल बहुत ही चर्चा में है ये कोर्ट केस, क्योंकि लग रहा है क्योंकि हम अब कोर्ट में पिछले तकरीबन 2 दहाई से हैं। मैं स्वर्गीय MK काव साहब को एक बार फिर उनका सुमरन करते हैं, उनका नमन करते हुए, क्योंकि उन्होंने इसमें जो मेरी मदद की, बल्कि अपनी ही मदद की, कम्युनिटी की मदद की। उन्होंने कहा कि जुडिशियल एक्टिविज्म जब मैंने उनके सामने रखा, तो उन्होंने कहा सब चीजों को छोड़ करके हमें ये करना चाहिए, और हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक पिटीशन दायर किया, जिसके काफी हमारे प्रेयर्स है, और उसमें ये एक प्रेयर ये भी है कि इस सारे हॉलोकास्ट को जिसने हमें मजबूर किया कश्मीर को छोड़ने के लिए, उस पे कमीशन बिठाया जाए, और टाइम बाउंड एक व्हाइट पेपर द्वारा टाइम बाउंड इंक्वायरी उसकी भी हो। और उसी प्रेयर लिस्ट में हमारा एक प्रेयर ये भी है कि जितनी भी किलिंग्स हुई हैं, जितने भी बेगुनाह लोगों को मारा गया है, उनको उनकी तमाम पीड़ाओं को समझा जाए, और एक टाइम बाउंड मैनर में फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा उनको सुना जाए, और डेली बेसिस पे, डे टू डे बेसिस पे एक कमीशन इसी पे हो, एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी इसी पे हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। क्योंकि अब हमारे दिल में कभी कभी ये आवाज उठती है, भाई हमने क्या बिगाड़ा था, कहीं तो हमें भी पता लगे, ये कौन लोग थे। और सारे लोग मुझे यह कहते हैं कि सर आप हमें लीड करो। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, जब तक मेरे साथ में और 10-20, हालांकि मैं पहले कर सकता था, क्योंकि मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा था। आपको क्या लग रहा है कि कब तक ये जो इसकी सुनवाई शुरू हो सकती है, अगर ये हाई कोर्ट जम्मू को शिफ्ट किया गया है? हाँ, मैं उसी पे आ रहा था। ये हमारा पिटीशन अब यहाँ पे चीफ जस्टिस थे, मुख्य न्यायाधीश TS ठाकुर साहब, जो हमारे जम्मू कश्मीर से ही बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने ये शायद इसलिए वहां वापस कर दिया जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में सुनने के लिए, ताकि सरकार भी वही है, हम लोग भी वही हैं, और न्याय मिलने की प्रक्रिया में ज्यादा जल्दी हो। उन्होंने उनको इसको फास्ट ट्रैक पे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी वर्कलोड बहुत ज्यादा है, और मैं उस दिन बहुत खुश हो गया कि इन्होंने ये वापस क्यों कर दिया वहां पे। उन्होंने इसलिए कर दिया होगा कि अपने ही वहां पे लोग हैं सारे,
वो इन्हें सुने, उनकी दुख दर्द को सुने, इनकी विपदा को सुने, इनकी तकलीफ को सुने, और कष्ट निवारण जो रेमेडियल मेजर्स हैं वो जल्दी से जल्दी हाई कोर्ट रिकमेंड करके सुप्रीम कोर्ट को भेजे, अगर वो खुद नहीं करते। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि काफी सालों के बाद इसमें जो मेरी इनपुट है वो ये है कि ज्यादा इस पे तेज रफ्तारी से काम नहीं हुआ, सुस्त रफ्तारी से काम हो रहा है। मैं अपनी कम्युनिटी के जितने भी ये हमारे लीगल एक्सपर्ट हैं, जो लीगल रेम्यूनरीज हैं, काफी अच्छे जज हैं, काफी अच्छे वकील हैं, और मैं चाहता हूं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो हमारे इस पिटीशन को अपनी मदद दे, क्योंकि ये मेरा जाती काम नहीं है, ये उनका भी काम है, ये पूरे समुदाय का काम है। वहां अगर हाई कोर्ट कुछ कहता है वो मेरे लिए नहीं कहेगा, वो सबके लिए कहेगा कि दिस कम्युनिटी हैज सफर्ड। और जैसे कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कहा कि ये जो जिनोसाइड हुआ है, इनको मैं पूरी तरह से 100% जिनोसाइड करार नहीं दे सकता, क्योंकि कुछ लोग अभी वही हैं, लेकिन जो कुछ भी हुआ इन लोगों के साथ वो जिनोसाइड से कोई काम नहीं है। दैट इज इक्विन टू जिनोसाइड व्हाट हैज हैपेंड। और ये जो जिनोसाइड हुआ, हम चाहेंगे कि जितने भी हमारे लॉयर्स हैं, जजेस हैं, जैसे कि राजेंद्र प्रेमी जी बोल रहे हैं, जितने भी हमारी कम्युनिटी के लॉयर्स हैं, जजेस हैं, जो भी कानून के जानकार हैं, उनको राजेंद्र प्रेमी और उनकी टीम को सपोर्ट करने की जरूरत है, इनको प्रॉपर गाइड करने की जरूरत है, इनको काउंसिल करने की जरूरत है। और अपील हम ये भी करेंगे कि जो हमारी जुडिशरी है वो इन जो ये मसला है इसको स्पीडी और जो है पैटर्न पे उठाए इसको, और लिंगरिंग ऑन ना करे, और जो भी अत्याचार हुए हैं, जिन्होंने भी अत्याचार किए हैं, जिन पे अत्याचार हुए हैं, उनको जल्दी से जल्दी उनको इंसाफ मिले, और जो कल्प्रिट्स हैं उनको जल्दी से बुक किया जाए, उनको कानून के दायरे के अंदर उनको सजा दी जाए। राजेंद्र प्रेमी जी, आपने आखिर में कुछ मैसेज देनी अपनी कम्युनिटी को? मैं ये कहना चाहता हूं कि जितने लोग इस मुद्दे पे अभी चुप बैठे हैं, जिन्होंने चुप्पी साधी है, कृपया अपनी चुप्पी को तोड़ दीजिए और जो सच है वो कहिए। अगर एफआईआर रजिस्टर हुआ है तो अच्छी बात है, उसको दोबारा से रीओपन करने के लिए आप ईमेल करिए, आप एलजी साहब को अप्रोच करिए, आप गृह मंत्री को अप्रोच करिए। अब तो गृह मंत्रालय ही डायरेक्टली कश्मीर के होम डिपार्टमेंट विभाग को देखता है, उनको अपील करिए कि हमारा केस रीओपन हो। और जिस पीड़ित परिवार में जहां पे कोई शहादत हुई है, अगर उनका एफआईआर रजिस्टर नहीं भी हुआ है, वो एफआईआर के लिए उनसे रिक्वेस्ट करें कि इसका एफआईआर रजिस्टर हो। और जितने भी लोगों को जानकारी है कि मेरे पड़ोस में, मेरे रिश्तेदारी में यह शहीद हुआ है और इसका नाम सूची में नहीं है, सरकारी सूची में नहीं है, वो आगे आए, वो बताए। इसके लिए एक टीम जम्मू में काम कर रही है और 2-4 दिन में ही वो लोगों के पास आएगी। मैं यहां से उनकी मदद करने के लिए तैयार हूं, लेकिन जब हमारे पास सारे ये पेपर आ जाएंगे हम पास ऑन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे काफी लोग काम करते हैं इसके लिए, अकेला मैं ही नहीं करता। लेकिन जो कील मुझे चुभी है वो ज्यादा मुझे तकलीफ देती है, और वही जो दुख दर्द उसे पैदा होता है, तो वही दुख दर्द मुझे मजबूर करता है कि इस विषय पे जितनी बात हो अच्छी बात है, और जितनी कम बात हो उतना अच्छा नहीं है। मैं आखिर पे अपनी लोगों से जो जम्मू में है उनसे विनती करूंगा, देश के विभिन्न प्रांतों में है या विदेशों में भी लोग हैं, उनसे भी प्रार्थना करूंगा कि वो आगे आए और अपनी अपनी जो कहानी है उनकी, जो उनके पास में इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन साझा करें, उसको लाएं। मीडिया के आज इतना मीडिया का वो है जोर शोर है, तो मीडिया के थ्रू अपने अपने हाँ, मैं एक बात भूल गया, वो जरूरी कहना चाहता हूं कि एक हमारी बहन थी सरला टिकू, और दूसरी बहन भी थी, दोनों का आपस में ऐसा उन्होंने एक वीडियो बना करके भेज दिया, उसकी डिटेल इसके नाम के साथ में जुड़ गई तो फोटो उनकी लग गई, जिनकी डिटेल नहीं है उनकी फोटो लग गई, और जिनकी डिटेल है उसकी फोटो है ही नहीं। गिरजा टिकू, ये चीजें खत्म करने के लिए हो सकता है ये किसी की चाल करने की जरूरत है, ये भी चाल हो सकती है। तो ये चालों से
हम जी, मुक्ति पाना चाहते हैं। वो मुक्ति कैसे जी, पाएँ? आप सामने आ जाएँ, अपनी जी, अपनी कहानी को, हमारी जी, कहानी जी, हमारी जी, राजेंद्र ज़बानी, प्रेमी जी, मेरी बिल्कुल हम कहानी समझ मेरी सकते हैं। ज़बानी। जी, जी, आपकी बात हम समझ सकते हैं। मैं सभी जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, उनको ये कहना चाहूँगा कि हमारे इस वीडियो में आप कमेंट करके अगर आप राजेंद्र प्रेमी जी के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, हो सकता है, तो यहाँ इस वीडियो के नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट मैं तो करके विजय जी, ये डिटेल लिख सकते हैं, साथ में अपना ईमेल मैं तो आईडी या 24 मोबाइल इंटू नंबर 7 कुछ है। मैं तो 24 इंटू 7 इस विषय पे काम करता हूँ, और मैं किसी भी मदद के लिए, किसी भी सहायता जी, के लिए, किसी भी जी, गाइडेंस के लिए मैं तो अपने आप को जी। समर्पित किया है मैंने। जी, जी, हम मैं समझ सकते हैं आपकी पीड़ा मैं और आभार जी, प्रकट करता हूँ अपने मित्रों का जुम्मू से, जो इस विषय पे काम कर रहे हैं और जो मेरे साथ यहाँ दिल्ली में काम कर रहे हैं। मैं इस समय नाम नहीं लेना चाहता। जी, आगे के जी, लिए जी, हमने एक अच्छा इसके लिए एक अच्छा वो रूपरेखा तैयार की है। वो जल्दी ही, बहुत अच्छा। हो सकता है जी, अगले जी, 1-2 महीने में हम आपके पास आ जाएँगे और जी, जी, दोबारा जी, से इस विषय पे बात करें। विजय जी, ज़रूर, आपका ज़रूर, भी बहुत-बहुत ज़रूर। धन्यवाद। बहुत-बहुत जी, जी, धन्यवाद। तो सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे ये चैनल द कश्मीर डायलॉग को आप सपोर्ट करें, जॉइन का बटन दबा के वहाँ कुछ सब्सक्रिप्शंस हैं, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप ज़रूर करें और दूसरा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। राजेंद्र प्रेमी जी, आज आपने अपना कीमती समय है हमें दिया और हमारे जो व्यथा है, जो हमारे कश्मीरी पीड़ितों का जो दुःख, दर्द, पीड़ा जो अभी 35 साल बाद भी हरे ज़ख्म की तरह हर एक के दिल में है, आपने वो सभी ऑडियंस के सामने आज रखा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार।